ठीक है। तो ये सारी बातें कल हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे। कल की इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा था हमने? बेसिकली पहले मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का मतलब, लीनियर मोमेंटम मीन्स कंटेंट ऑफ मोशन इन द बॉडी, उसको हमने क्या बोला था? लीनियर मोमेंटम बोला था, डिनोटेड बाय P, गिवन बाय P इज इक्वल्स टू m into v, where m is the mass, m is the mass, v is the velocity, ठीक है। और उसके बाद में SI यूनिट फॉर लीनियर मोमेंटम kg मीटर पर सेकंड। स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्शन वेलोसिटी के सिमिलर रहेगी। देन नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये जो मोमेंटम होता है उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स देखे थे। मास कांस्टेंट है तो क्या होगा, v कांस्टेंट है तो क्या होगा, p कांस्टेंट है तो क्या होगा। अगेन चेंज इन मोमेंटम वाली नेक्स्ट कंसेप्ट हम देख रहे थे। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। उसकी दो स्पेशल केस हम देख रहे थे कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है एंड ट्रैवल करते टाइम उसकी अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम होगा m इन ब्रैकेट v माइनस u। लेकिन अगर बॉडी वॉल के साथ कोलाइड हो रही है और कोलाइड होने के बाद रिबाउंड हो रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन अगर पहले से अपोजिट है, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम होगा m इन ब्रैकेट v प्लस u। फिर अगर वहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बन रहा है तो हमें क्या करने पड़ते हैं? फिर कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, जिसमें हमने देखा था कि साइन थीटा कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए चेंज इन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट बनेगा ट्वाइस ऑफ mu cos ऑफ थीटा अलोंग आई कैप, मतलब x एक्सिस, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम के कंसेप्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड सॉल्व किए थे एंड आगे डिस्कशन कंटिन्यू किया था अबाउट फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब पुल और पुश, जिससे बॉडी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एंड ये एक्ट होता है ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ द बॉडीज। उसमें देखा था कि पुश ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी, पुल ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ऐसे क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि बॉडी इज पुश्ड बाय 10 न्यूटन। तो पुश्ड बाय 10 न्यूटन मतलब टुवर्ड्स बॉडी लेना है या अपोजिट बॉडी लेना है, ये डिपेंड करेगा पुश है या फिर पुल है। पुश है तो टुवर्ड्स द बॉडी, पुल है तो आपला विचार नहीं करायचा, बॉडीचा विचार करायचा, ठीक है ना। हमारी तरफ फोर्स आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब बॉडी को अपन पुश कर रहे हैं एंड बॉडी से अवे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की केस वहां पे होती है। और नेक्स्ट पार्ट हम इंट्रोड्यूस करने वाले थे लेकिन टाइम हो गया था, दैट इज अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मतलब आई थिंक इनर्शिया का डिस्कशन हो गया था, टाइप्स ऑफ इनर्शिया बाकी था, ठीक है। इनर्शिया मतलब क्या है? एकदम सिंपल कंसेप्ट है, एक नेचुरल टेंडेंसी है एवरी बॉडी की, हर एक बॉडी की, जिसको क्या करना है? हर एक बॉडी को जहां पे है जैसे है वैसे ही रहना है, ठीक है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस बॉडी को रेस्ट में ही रहना है। कोई बॉडी अगर मोशन में है, लेकिन मोशन कौन सी? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो उस तरह से अगर बॉडी मूव होती है जहां पे बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म है तो उस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हमें बॉडी को रेस्ट में से मोशन में सेट करना है या फिर मोशन में से रेस्ट में लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे थे कि फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू ओवरकम इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो इनर्शिया होता है उसको ओवरकम करने के लिए फोर्स की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये जो फोर्स है ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन में रिप्रेजेंटेड बाय मास ऑफ द बॉडी। लेकिन मास का मतलब इनर्शिया नहीं है, क्योंकि इनर्शिया का यूनिट किलोग्राम नहीं होता है, कळालं ना। जैसे हम बोल सकते की 11 प्लेयरची क्रिकेट टीम है दॅट रिप्रेझेंट्स इंडिया, म्हणजे 11 प्लेयर म्हणजे इंडिया झाला का? 140 कोटी वर है, ठीक है। तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मास रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मास का मतलब इनर्शिया नहीं है। इनर्शिया को यूनिट डायमेंशन नहीं होते, बस उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? एक टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी है हर एक बॉडी की, जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के चेंज होने को अपोज करती है, ठीक है। इतना डिस्कशन कल किया था। नाउ राइट द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ये जो इनर्शिया होता है इसके भी टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप से इनर्शिया के? रेस्ट का इनर्शिया, यूनिफॉर्म मोशन का इनर्शिया, अजून डायरेक्शन का इनर्शिया, ठीक है। राइट डाउन टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जिसमें फर्स्ट वन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट
इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या होगा, फिर से वही स्टेटमेंट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it will be at rest until it is applied with external unbalanced force. मतलब body tends to be at rest. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहना है. जैसे कल भी कुछ एग्जांपल देखे थे हमने, है ना, रात भर सोने के बाद बेड से उठते टाइम सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. आज पण लक्षात आलं असेल सकाळी सकाळी, है ना. यहाँ पे चेयर रखी है, उसको अगर वहां से डिस्प्लेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेयर को बोल के नहीं चलेगा, वहां पे जाके फोर्स अप्लाई करके उठाना पड़ेगा. लेकिन पवनला जर मी सांगितलं, पवन स्टँडअप स्टँडअप स्टँडअप, पवन उभा राहिला, तो चेयर में एंड पवन में क्या डिफरेंस हो गया, पवन के पास इनर्शिया नहीं है, क्या है, चेयर से ज्यादा है ना. चेयर 2 किलोची, पवन 80 किलोचा है, ठीक है. मतलब पवन के पास क्या है, चेयर से ज्यादा इनर्शिया है, फिर भी पवन डिस्प्लेस हो गया. क्यों ऐसे, क्योंकि पवन 4 बार खाना खाता है. समझ में आ रहा है ना. और उसके बॉडी में एनर्जी स्टोर है. एनर्जी ने क्या किया, मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड करके वर्क किया, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट वर्क फोर्स अप्लाई हुआ, एंड उस फोर्स की वजह से किती ज्वारी येत होतं बघितलं ना त्याला उठायला, 5 मिनिटांनंतर उठला, तो फोर्स अप्लाई हुआ और इनर्शिया ओवरकम होके पवन उभा राहिला. सिट डाउन बेटा, ठीक है. तो इस तरह से ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है. इसके अनदर एग्जांपल्स, अगर आपको बोला गया है कि फॉर एग्जांपल एक झाड आहे, ट्री आहे, आणि त्या झाडाला काय आलेत, हां, आंबे. व्हेरी गुड. आपल्याकडे सफरचंद येत नाही, आंबे बोरं आले, बरोबर. और हमें क्या करना है, तोडायचे, बरोबर. तो पेड़ के ऊपर जाके पॉसिबल नहीं है, आंब्याचं होऊ शकतं, बोरीचं होऊ शकत नाही. तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो ट्री है उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं. तो उससे क्या होता है, पिकलेले बोरं पड़तात खाली. ऐसे कैसे, वेरी गुड. होता क्या है कि हम जब ट्री को मतलब फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई होके मोशन कौन परफॉर्म कर रही है, ट्री. बट जो अटैच फ्रूट है ना, बोरं घ्या, एप्पल घ्या, आंबे घ्या, जे चांगले वाटते ते घ्या, ठीक है. उनको कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे. इसलिए ट्री के साथ में जो ब्रांच से कनेक्टेड थे वो ब्रांच डिस्प्लेस होगी, ये यही के ये रहेगा और ब्रेक होके ये नीचे गिरेगा, ठीक आहे. किंवा घरामध्ये एखादा कार्पेट वगैरे जुना कपडा खूप खराब झाला आहे की नाही, काय करता घरचे, पकडून त्याला, बरोबर आहे की नाही, झटकता. त्यामध्ये काय होतं, कार्पेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते, लेकिन डस्ट पार्टिकल उनको कोई फोर्स से अप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो वही के वही पे रहते हैं और कारपेट निकल जाता, मतलब वो क्लीन होता है, ठीक है. ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट. या फिर हम कार में बैठ गए, बस में बैठ गए, कार मध्ये होत नाही एवढा एक्सपिरियंस, बस में बैठ गए, कार मध्ये कधी होईल, ड्राइवर नवीन असला तर, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होगा, सडनली अगर गियर डालने के बाद एक्सलेट कर दिया और क्लच छोड़ दिया तो क्या होता है, सडन जर्क होता है और एकदम झटका बसतो, बरोबर. तो उस केस में क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है. क्या होता है, अंदर के पैसेंजर का क्या होता है, नहीं पडली बंद गाडी, है की नाही, थोडं मॅनेज केलं त्यांनी, परत क्लच दाबून, तो उससे क्या होता है, अरे वो झटका बसतो, सांगितलं मी, क्या होता है उससे, पैसेंजर आगे जाके पीछे आता है. ओए, आगे जाके पीछे आता है, कहीं पण का, पैसेंजर आगे जाके पीछे थोड़ी आता है. अरे बाळांनो, सरळ सरळ बस मध्ये बैठे हुए हम, बस शुरू हो गई और ड्राइवर ने एकदम संप चालू है, राग आला म्हणून डायरेक्ट एक्सेलरेट की बस. तो वहां पे क्या होगा, जो पैसेंजर है आगे जाके पीछे आएंगे या पीछे जाएंगे, सिर्फ पीछे जाएंगे, है ना. पीछे जाते टाइम जहां पे वो बैठे हैं, मतलब सीट के ऊपर का पार्ट आगे जाएगा या नीचे का पार्ट आगे जाएगा. क्यों होता है ऐसे, क्योंकि नीचे का पार्ट मतलब हमारे पैर जो वो सीट से कनेक्टेड है, तो जैसे बस के ऊपर फोर्स ऍक्ट हुआ, उसके ऊपर भी फोर्स ऍक्ट हुआ, बट वरच्या बॉडीला कोणी बघितलंच नाही, फोर्स अप्लायच नाही केला, म्हणून ती बॉडी तिथंच राहायची ट्राय करते, बस पुढे जाते. दॅट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक आहे ना. किंवा हॉर्स रायडिंग फर्स्ट टाइम कोणी जर करत असेल, है का नाही, इकडं लग्न वगैरे मध्ये नाही, कुठं बाहेर हिल स्टेशनला गेल्यानंतर, इकडे घोड्याला पळताच येत नाही, ठीक आहे. हिल स्टेशनला गेल्यानंतर काय होतं, हॉर्स के ऊपर बैठ गए, है ना, आपल्याला माहित नसतं, बसायला भारी वाटतं, बसल्यानंतर कळतं लय अवघड असतं म्हणून, ठीक है. तो वहाँ पे बैठने के बाद अगर घोड्याच्या काही डोक्यात आलं तो सडनली पळायला लागला तर काय होतं, आपण पडून जातो. का पडतो आपण, घोड़ा समोर चाललाय, घोड़े समोर अपने पाए वगैरह जो कनेक्टेड है उसके साथ बॉडी वो आगे जा रही है, ऊपर के बॉडी के ऊपर कोई फोर्स से अप्लाई नहीं कर रहा है, तो वहीं पे रहती है, घोड़ा आगे जाता है, घोड़े के साथ हमारी आधी बॉडी आगे जाती है और ऊपर की आधी बॉडी पीछे आती है. समझ में आ रहा है ना. वो पीछे नहीं आ रही है, एक्चुअल में वो रेस्ट में है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. कळालं, एवढंच लिहायचं नाही, ऐकायचं फक्त. नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन. नंबर 2, इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में बॉडी
वेरी गुड. बॉडी टेंड्स टू बी इन मोशन. इट इज अप्लाइड विथ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. नाही, बरोबर आहे. जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक जो बॉडी युनिफॉर्म मोशन में है वो युनिफॉर्म मोशन में रहते. होतं कसं खरंच? मग आपण गाडी बंद केल्यानंतर चालत राहायला पाहिजे, कसं काय थांबते? अगर ये पॉसिबल है, जो बात गैलीलियो ने बोली है ना, कल भी मैंने बोला था, पूरा मैकेनिक्स एक्सप्लेन किया बाय एरिस्टोटल. एकदम भारी, विशेष नहीं, पूरी मैकेनिक्स की कंसेप्ट एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन की थी. लेकिन गैलीलियो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके बोलता है कि 1 by 1 सारी कंसेप्ट. एंड आइंस्टाइन आके फिर इन्होंने जो बोला था उसका पूरा क्राइटेरिया बदल देता है. 5 मिनट में मालूम हो जाएगा आपको कैसे. ठीक है, तो पहले ये बात बोलो कि अगर ये बात सही है जो गैलीलियो ने बोली थी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. ये प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहे का? येस, नो? किती लोकांना नो वाटतं? रेज युअर हँड्स. किती लोकांना येस वाटतं? आणि येस वाटतं तर मग ऐसे क्यों नहीं हो रहा है कि चलते चलते 40 km/h पे गाड़ी हमने बंद कर दी? वेरी गुड. वहां पे क्या हो रहा है कि जो रोड एंड टायर के बिटवीन का फ्रिक्शनल फोर्स है प्लस एयर रेजिस्टेंस है, उस फोर्स को हम वहां पे मतलब रिमूव नहीं कर सकते, तो वो फोर्स अप्लाई होता है एंड उस फोर्स की वजह से क्या होती है, मोशन चेंज होती है एंड जो बॉडी मोशन में थी वो फिर रेस्ट में आती है. ठीक है, अदरवाइज अगर वहां पे फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा एंड एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एक बार बॉडी को मोशन में सेट कर दिया, बॉडी उसी मोशन में ट्रैवल करती है. उसका एग्जाम्पल जैसे स्पेस क्राफ्ट है कोई, हमने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर उसको लॉन्च कर दिया, तो एक बार वो ग्रेविटी के बाहर चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है ना, मिशन मंगल देखा है ना, उसमें वही कंसेप्ट यूज किए कि GSLV नहीं था, PSLV था, और PSLV ऑर्बिटल सैटेलाइट के लिए होता है, दूसरे प्लैनेट के लिए जाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसकी फ्यूएल कैरी करने की, लोड कैरी करने की कॅपॅसिटी कम होती है. तो सगळे येडे लोक पहिले काय करत होते, इथून तिथून गरज नसताना इंजिन चालू ठेवून घेऊन जात होते. और यहाँ पे मिशन मंगल में क्या किया इसरो ने, उसको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर जाने तक फ्यूल प्रोवाइड किया. जैसे उसको एक बार मोशन में सेट किया, मोशन में सेट करने के बाद जिस डायरेक्शन में उसको ट्रैवल करना था, जहाँ पे मार्स आने वाला था, है ना, उस डायरेक्शन में सेट कर दिया, मोशन सेट हो गई और उसके बाद में इंजन ऑफ कर दिए. मतलब ऑन एन एवरेज मार्स पे जाने के लिए अदर कंट्री के स्पेसक्राफ्ट को जितना फ्यूल लगता था उसके 3 to 5% फ्यूल में हमारा स्पेसक्राफ्ट MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन वाला आज पण वर्किंग मध्ये है, वो मार्स के ऊपर चला गया. मतलब उसके वजह से क्या हुआ कि जो कॉस्टिंग इसरो नासा की नियर अबाउट 3,875 करोड़ रुपीस थी, वही इसरो ने जब मार्स ऑर्बिटल मिशन कंप्लीट किया तो वो लेस देन 350 करोड़ थी. समझ में आ रहा है ना? तो ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन होता है. ठीक है, कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. जैसे की फॉर एक्झाम्पल बस में बैठे आणि बस थांबणार नाही आपल्याला माहिती, बट आपला स्टॉप आला, काय करतो आपण, स्पीड कमी झाली, सिग्नल लागला की उतरायचं ट्राय करतो. ठीक है, आपल्याला गरज नहीं एवढी, अपन लई सुखी लोक है. ठीक है, अगर मुंबई चले गए कभी तो वहाँ पे ट्रेन में देखना है. ठीक है, कोरोना के बाद में जब ट्रेन शुरू होगी तब मैं ट्रेन थांबतच नहीं, चढ़ताना पण आणि उतरताना पण. तो चलती हुई ट्रेन से अगर कोई पैसेंजर बाहर आ रहा है तो क्या होता है, बघितलंय कधी व्हिडिओज वगैरे बघितलं असेल, क्या होता है, वो ट्रेन के साथ में अगर भागता है आगे तो ठीक है, नहीं भाग गया तो खाली पड़तो. बरोबर है कि नहीं? तो उसको आगे कौन लेके जा रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन. कळालं? जर पळाला नाही तर काय होईल, जैसे ट्रेन की मोशन थी उसकी बॉडी मोशन में थी, वो ग्राउंड पे तो आ जाएगा, ग्राउंड पे आ गया मतलब उसके जो पैर है वो रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन आधी बॉडी जो है वो ट्रेन के साथ मोशन में जाने का ट्राई करेगी आणि काय होईल, त्याचा कार्यक्रम होईल. ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, थोड़ी देर तक भागता है, फिर पूरी बॉडी जो है वहां पे इनर्शिया से बाहर आती है, इनर्शिया ऑफ मोशन से फोर्स अप्लाई होता है और फिर वो रुक जाता है. ठीक है, ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन. अजून कुठं एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का? नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन करेक्ट है जैसे एग्जांपल. साइकिल मोशन में सेट कर दी, उसके बाद पेडल नहीं मारेंगे तो भी क्या होता है, साइकिल चलती रहती है. रोजचा एक्सपीरियंस है ऐसा. ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन की अगर बात करेंगे, एक स्टोन है उसको हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं. तो बेसिकली हमें मालूम है कि व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट. कहां पे होती है, अलोंग टेंजेंट. तो अगर हमने स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया तो उस केस में क्या होता है, जो स्टोन हम घुमा रहे थे इट ट्रेवल्स अलोंग टेंजेंट. हम उसको टेंजेंट की तरफ फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, फेंक रहे नहीं उसको, हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे थे. लेकिन सर्कुलर मोशन में कंडीशन ये होती है कि उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होती है, तो ये डायरेक्शन का इनर्शिया उसको अलोंग टेंजेंट लेके आ रहा है. ठीक है, या फिर इमेजिन करो कि एक बस है, एक पैसेंजर है जो डोर में खड़ा है,
और उसको उतरना था, लेकिन बस जो है वहां पे रुकी नहीं है, लेकिन जहां पे उसको उतरना है वहां पे एकदम सडन टर्न था, तो वो टर्न के टाइम पे अगर वो बस के नीचे उतरेगा तो वो बस के साथ नहीं भागेगा, बस टर्न लेगी, लेकिन जिस डायरेक्शन में बस ट्रैवल कर रही थी उसको उसी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, तभी वो नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। ऐसे 3 टाइप की इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है हर एक बॉडी की है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना है। कब तक? जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, सिर्फ मोशन बोलने से नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन बोलना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना है। कब तक? इसलिए ट्रेन्स होती है ना, ट्रेन, तर ट्रेन समोर कधी रोड क्रॉस करायचं नाही, थांबून घ्यायचं, कळालं ना? का बरं? ट्रेन रुकती नाहीये, म्हणजे थांबते बट अशी इन्स्टंटली, जसं 4 व्हीलर समोर 2 व्हीलर चालताना घेणं नसतं आपल्याला, आहे की नाही? रोड आपलाच असतो, गरज असली 4 व्हीलरवाला थांबवल, बरोबर आहे? असंच होतं ना 2 व्हीलर चालवताना, रोड क्रॉस करताना, ठीक है? ट्रेन के टाइम ऐसे नहीं करना है। क्यों ऐसे? क्योंकि ट्रेन का इतना बड़ा मास होता है, तो ट्रेन एक बार मोशन में सेट हो गई तो उसको रोकने के लिए पहले से धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करके उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है। सडनली अगर ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई कर भी दिए, ट्रेन रुकेगी नहीं, और रुक गई तो भी क्या होगा? इंजन रुक जाएगा, पीछे की जो बोगीज है वो नहीं रुकेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन उनको आगे लेके आएगा और पूरी ट्रेन क्या हो जाएगी? पलटी हो जाएगी, ठीक है ना? एमपी में एक्सीडेंट हुआ था 2007-8 में, 2 ट्रेन सामने सामने विथ 140 किलोमीटर पर आवर, तो सुरुवातीचे इंजिन बोगी ते तर डिस्टर्ब झाल्याच होत्या, मागून परत भेटायला आल्या होत्या, ठीक आहे ना? दॅट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है? सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी ये नियम, न्यूटन की कितनी लॉज आहे मोशन के? ऍक्च्युअल मध्ये 3च आहे, आपण इकडे तिकडे वाचतो न्यूटन का 4th लॉ, न्यूटन का 5th लॉ, तसं काही नसतं, ठीक है ना? न्यूटन की कितनी लॉ आहे? 3 लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है? नंबर 1, एवरी बॉडी remains in its state, every body remains in its state, either state of rest or state of uniform motion, state of rest or state of uniform motion, until it is applied with external unbalanced force, मतलब जो डिस्कस किया था उसी का कंक्लूजन है, ठीक है? हर एक बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होगा। लेकिन फोर्स कौन सा? अनबैलेंस्ड फोर्स, और बैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या होगा? अगर बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट हुआ तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या होता है? अगर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन सेम बॉडी के ऊपर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे एक्ट होने वाला फोर्स 20 न्यूटन है, यहाँ पे एक्ट होने वाला फोर्स 10 न्यूटन है, तो ये कौन है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट होने से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बॉडी का होता है डिफॉर्मेशन। क्या होता है? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब चेंज इन शेप, बॉडी की क्या होती है? शेप चेंज होती है। अगर इस तरह से दो फोर्सेस और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक्ट होंगे तो, या फिर सेम फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक यहाँ पे एक्ट हो रहा है एंड दूसरा यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? फिरल, म्हणजे काय होईल? टॉर्क फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर बैलेंस फोर्स अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन है तो बॉडी का डिफॉर्मेशन होता है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो बॉडी क्या करती है? रोटेट होती है। लेकिन अगर वही अनबैलेंस्ड फोर्स है तो बॉडी डिस्प्लेस होती है। तो इस टॉपिक में हमें डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड फोर्स को स्टडी करना है, इसलिए हम फोर्सेस कंसीडर करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है? तो वही है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट कि जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अभी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उससे रिलेटेड हमें डिस्कशन करने के लिए हमें डिस्कस करना है अबाउट फोर्स। तो फोर्स के अबाउट डिस्कशन करने के लिए बेसिकली हमें सेकंड लॉ में फॉर्मूला मिलता है, क्या होता है? m इंटू ए,
तो उससे पहले इसकी यूनिट डिस्कस करने हमें। तो अकॉर्डिंग टू F इक्वल्स टू ma, फोर्स का यूनिट क्या बनेगा? मास है मतलब kg, एक्सेलरेशन है मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया SI यूनिट ऑफ फोर्स, क्या है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इसी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कंसिडर करते हैं एज ए न्यूटन। ये हो गया SI यूनिट। उसके बाद में आता है CGS यूनिट। CGS यूनिट में क्या होगा? मास ग्राम में, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब यहाँ पे ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसको अपन बोलते हैं एज ए डाइन। एंड इनका कन्वर्जन फैक्टर होता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें जो फोर्सेस दिए जाते हैं वो न्यूटन एंड डाइन छोड़ के ऐसे दिए जाते हैं। करंट, फॅरेड कुलम। झोप झाली नाही का तुझी? क्या ये काय? ये क्या है? KGF, KGF चैप्टर 2। ठीक है, ये क्या है? KG वेट। क्या है? KGF। ये क्या है? KG वेट। ये भी क्या है? फोर्स का यूनिट है। क्या है? फोर्स का यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है? आर म्हणजे काय? डोर वाजव, डोर नॉक कर। KGF किलोग्राम फोर्स एंड KG वेट मतलब किलोग्राम वेट। इसका मतलब क्या होता है? नहीं मालूम। इसका मतलब ये होता है वेट ऑफ 1 kg। क्या होता है? वेट ऑफ 1 kg। अभी फोर्स मतलब वेट होता है, तो 1 kg का वेट मतलब क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है? 1 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर आपको कहीं पे 1 kg वेट या फिर 1 kg F ऐसे अगर यूनिट दिया है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक आहे, युजली यूज होत नाही युनिट, पण आपल्याच टेस्टमध्ये दिसू शकतात क्वेश्चन, त्यामुळे लिहून दिले मी। ठीक है, चलो राइट डाउन यूनिट्स ऑफ फोर्स। ये दोनों तो मालूम है, फिर से लिख लो। SI यूनिट इज न्यूटन, CGS यूनिट इज डाइन, कन्वर्जन फैक्टर 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, एंड अदर यूनिट्स किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। पाहून कळालं तुला हे? फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg मास म्हणजे KGF। वेट, वेट बॉडी का वेट कैसे निकालते हैं हम? mg। m कितना है? 1 किलोग्राम। g कितना है? व्हेरी गुड, म्हणून 9.8 ने मल्टीप्लाई केला। कळलं का? चलो अभी सिमिलर यूनिट आएगा, दैट इज क्या? ये GF मतलब ग्राम फोर्स या फिर G वेट मतलब, आता याचा अर्थ काय असेल? वेरी गुड, वेट ऑफ 1 ग्राम। वेट ऑफ मतलब ये CGS में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 1 ग्राम का 1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट असं चालत नहीं, मास ग्राम में एंड ये मीटर में चलता है। कैसे? हमें इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर का सेंटीमीटर कैसे होता है? मल्टीप्लाइंग इट विथ 100 और 10 की पावर +2, यानी ये बनेगा वेरी गुड 980 क्या? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 1 ग्राम फोर्स या फिर 1 ग्राम वेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मास। मास के भी टाइप्स होते क्या? होते। हम उसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स होते। तो वेट एंड मास म्हणतोय बेटा, वेट अलग है, मास अलग है। मास के 2 टाइप्स होते हैं, हम उसको मेजर कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग। पहला होता है
वेट मास, एंड दूसरा होता है हाँ ड्राई मास. वेरी गुड. कौन होता है? ठीक है, राइट डाउन इनर्शियल मास. इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, एंड दूसरा ग्रेविटेशनल मास. उसको लिखो मत. नंबर 1 क्या लिखा? इनर्शियल मास. अब ये इनर्शियल मास मतलब क्या होता है? देखो, इन जनरल हमें मालूम है कि हमने F इतना फोर्स अप्लाई किया तो वहां पे क्या होता है? m इंटू ए, यानी A इतना एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है. तो हमें अप्लाइड फोर्स, हम अप्लाई कर रहे मतलब मालूम होता है कितना अप्लाई किया है. एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन इनका रेशियो ले रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए इनर्शियल मास. ठीक है, सो राइट डाउन इनर्शियल मास इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ inertial mass is defined as ratio of inertial mass is defined as ratio of applied force to the acceleration of the body. Applied force, ratio of applied force to the acceleration of the body. Ratio of applied force to the acceleration of the body denoted by m, given by m equals to f by a. यूनिट क्या होगा? मास का जो होता है वो किलोग्राम. नेक्स्ट ग्रेविटेशनल मास, ये फॉर्मूला लिहायचा होता f by a, इसका एस यूनिट क्या है? किलोग्राम ही है. हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ग्रेविटेशनल मास. अब ये ग्रेविटेशनल मास मतलब वेरी गुड. ठीक है, सेम प्रोसेस होगी, बस मेजरमेंट करते टाइम क्या करेंगे? फोर्स ग्रेविटेशनल कंसीडर करेंगे एंड एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा. मतलब इसको डिफाइन करते टाइम हम कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनका रेशियो मतलब कौन? ग्रेविटेशनल मास. राइट डाउन नेक्स्ट नंबर 2, ग्रेविटेशनल मास is defined as gravitational force acting on a body per unit acceleration due to gravity. Gravitational mass is defined as ratio of gravitational force per unit acceleration due to gravity. Per unit acceleration due to gravity. Next point, but experimental observation shows that in all cases inertial mass is always equals to होता है gravitational mass. And in general mass हम measure करते by using beam balance. Beam balance मतलब साखर घ्यायला जातो आपण, एका पार्टात 1 किलो, दुसऱ्या पार्टात साखर. ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कंपेयर करते. तो वहां पे एक्चुअल में हम मेजर कर रहे हैं इनर्शियल मास, लेकिन वो बीम बैलेंस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ग्रेविटी की. मतलब वहां पे ग्रेविटी का भी इफेक्ट हो रहा है. तो इस तरह से हम नाउ ऑनवर्ड कंसीडर करेंगे कि हर बार इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास विल बी सेम. उसके बाद हमें मालूम है कि मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन, स्पेस एंड टाइम. कहीं पे भी लेके जाओ मास चेंज नहीं होगा. जैसे यहाँ पे अर्थ के ऊपर वेट है 50 kg, मून के ऊपर जाएंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है, तो वेट चेंज होगा क्या? वेट चेंज होगा. कळालं ना? वेट क्या होगा? 1/6 होगा, लेकिन मास चेंज होगा क्या? मास विल बी सेम. सनवर जरी घेऊन गेले जळून जाईल बट मास चेंज होणार नहीं. मतलब मास जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, अब सुनो आगे क्या है. यहाँ पे दो बातें आती है. एक हम जो स्टडी कर रहे हैं अभी दैट इज सीएम, एंड दूसरा आता है आरटी. सीएम का मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हम अभी पढ़ते हैं. एंड ये आरटी मतलब रिलेटिविटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो ये सीएम मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स. तो ये एक्सप्लेन कैसे हुआ था? वही सारी बातें एरिस्टॉटल ने एक्सप्लेन की थी. एरिस्टॉटल ने जो बातें बोली थी गॅलिलिओने सांगितलं सगळं चुकीचं होतं. मग करेक्ट काय असतो वो गॅलिलिओने एक्सप्लेन किया, और जो गॅलिलिओने एक्सप्लेन किया था उसको हमारे सामने कंक्लूजन के फॉर्म में फिर से रिप्रेजेंट किया न्यूटन ने. उसको अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऐसे भी बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसे भी बोलते हैं. एंड ये सारे मेकॅनिक्स मध्ये कसा घोळ होतो हे आपल्याला रिलेटिविटीच्या थेरीमध्ये अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन करतो. अब उसके लिए कंडीशन क्या है? देखो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जब भी मास को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि मास मतलब क्या है? कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी.
विच इज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, मतलब नेदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास को अपन बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ये हमारा कंक्लूजन है क्लासिकल मेकॅनिक्स में. आइन्स्टाइन तिकडे येऊन सांगतो की मास कॅन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वेअर. म्हणजे या न्यूटनियन मेकॅनिक्समध्ये आइन्स्टाईनच्या थिअरीजनी खूप भयानक क्रेसिस क्रिएट केले आहेत. बट 100 इयर्स लेटर पण आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी कळाल्याच नाही आहेत, माहीतच नाही आहे, म्हणून अजून प्रॉब्लेम झालेला नाही आहे. हे जेव्हा एक्सपेरिमेंटली सगळं व्हेरीफाय होईल आइन्स्टाईनच्या थिअरी, तेव्हा फिजिक्स पूर्णपणे चेंज होऊन जाणार आहे ना. मी पहिल्या लेक्चरमध्ये नेहमी एक्सप्लेन करतो, देर इज नो फायनल कन्सेप्ट इन द फिजिक्स. याचं रिझनच हे आहे. मतलब ये न्यूटन एवढे भारी लोक यांनी काय सांगितलं होतं की मास जो है वो अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, जितना है उतना ही रहेगा. आइंस्टाइन ने क्या बोला, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया. समझ में आ रहा है ना. एंड यही एक्सप्लेन करने के लिए ये इक्वेशन आ गया था E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, जो बाद में आइंस्टाइन की आइडेंटिटी बन गया. एंड वर्ड का सगळ्यात घाणेरडे इन्व्हेन्शन ते झालं. ठीक आहे, घाणेरडे इन द सेन्स वर्स्ट इन्व्हेन्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्व्हेन्शन ऑफ ॲटम बॉम्ब अँड हायड्रोजन बॉम्ब. कळालं ना. म्हणजे या कॉन्सेप्टवरच ॲटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क करता. क्या होता है एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब में, न्यूक्लियर फिशन होता है, फ्यूजन होता है, उसमें क्या होता है, मास डिस्ट्रक्ट होता है. कळालं ना. उसके बाद में क्या हुआ कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं, एंड वही हमारा बेस होता है कि मास विल बी सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस्ट एंड मोशन. बॉडी रेस्ट में है या फिर बॉडी मोशन में है, उसकी वजह से मास में कभी कोई चेंज नहीं होगा. ये क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी हम एज्यूम करके पढ़ते हैं. आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी में आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि मास अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मास सेम नहीं रहता है. मास क्या होता है, चेंज होता है. एंड चेंज होने वाला जो मास होता है इट इज गिवन बाय m डैश इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v बाई c का होल स्क्वायर, वेयर m नॉट मतलब मास एट रेस्ट, v का मतलब स्पीड और वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज मूविंग, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड. यानी कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन अगर बॉडी मोशन में सेट हो रही है तो उसका मास सेम नहीं रहता है. समझ में आ रहा है ना. वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बॉडी का जो मास है वो स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है. क्लासिकल मैकेनिक्स स्ट्रिक्टली एक्सप्लेन करता है मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन, टाइम, स्पेस, रेस्ट और मोशन. आइंस्टाइन बोलता है ऐसा कुछ नहीं, मास हर एक केस में क्या होता है, चेंज होता है. और मोशन की वजह से कितना चेंज होगा, विच इज गिवन बाय m डैश इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v बाई c का होल स्क्वायर. ठीक है, सेम एक कंसेप्ट देखो ग्रेविटेशनल वेव्स की, सिलेबस मध्ये नहीं आपल्या, बट जुलाई के 1915 में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की थी कि जैसे दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दो मैग्नेट के पोल्स इंटरेक्ट करते हैं बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ऐसे बोला गया था कि ग्रेविटी में कुछ भी नहीं होता है, ग्रेविटी में कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट बॉडी इंटरेक्ट करते. तेव्हा आइंस्टाइन ने सांगितलं होती की ग्रेविटी का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स. एंड ये फिर ग्रेविटेशनल वेव्स से फिफ्थ डायमेंशन, एज ए टाइम वगैरह, इंटरस्टेलर, या सगळ्या कॉन्सेप्ट इकडे तिकडे भरकटत असतात. ठीक है, तो वहां पे आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि ग्रेविटेशनल वेव्स प्रेजेंट है, मतलब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उनका इंटरेक्शन का जो नेचर है सेम होता है जैसे चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. बट तब के टाइम में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, रिजेक्ट किया गया था. लेकिन 100 इयर्स लेटर म्हणजे जुलैच्या 2015 मध्ये आपण ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट केले आहेत. म्हणजे इंडिकेशन्स आहेत की आइंस्टाईनच्या कॉन्सेप्ट सगळ्या खऱ्या आहेत, फक्त आपल्याला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सापडले नाही म्हणून आपण एक्सेप्ट केलेले नाही. ठीक आहे ना, पुढे हे होणार आहे, तुम्हाला काही घाबरायचं काम नाही, अजून वेळ आहे त्याला. बट असा सगळा घोळ आहे फिजिक्सचा, म्हणून एनसीईआरटी टेन्शन घेत नाही. पहिल्याच टॉपिक मध्ये प्रिंट करून सांगते देयर इज नो फायनल कन्सेप्ट इन द फिजिक्स. आता हे स्टडी करून घ्या, नंतर काय चेंज होईल सांगता येत नाही. ठीक आहे, कळलं. पॉन m डैश इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v बाई c का होल स्क्वायर. इसका मतलब अगर कोई बॉडी लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रही है, कोई बॉडी लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उसका मास कितना होगा. फिर वहां पे मास डाइल्यूशन, टाइम डाइल्यूशन, ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी होती है वहां पे इंट्रोड्यूस होती है कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए सब कुछ रुक जाता है. कळालं ना. ते इंटरस्टेलर बघितलंय का, आता नका बघू, नसेल बघितलं तर एक्झाम झाल्यानंतर बघा, मी लिस्ट देईल तुम्हाला. ठीक आहे, ही इकडे लक्ष द्या. बॉडी की स्पीड कितनी है, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, मतलब v कितनी है, इक्वल टू c है, तो c बाई सी कैंसल, मतलब 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 रूट ऑफ 0 0
1/0, तो मास क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया जब बॉडी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। इनफाइनाइट मतलब हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने, मास विल बी सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ, दुसरे प्लॅनेट पे लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, बट आइन्स्टाईन सांगतो घेतल्यानंतर काय होईल ते नाही, बट जाताना काय होईल, मास चेंज होईल। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं तो रिलेटिविटी थ्योरी का कुछ भी पार्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, कंसिडर भी नहीं करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे कहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स में, 12th एनसीईआरटी के लास्ट के टॉपिक में। ठीक है, चलो, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्सेस एंड मास। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? Very good, write down. Force is directly proportional to the rate of change of linear momentum. Force is directly proportional to the rate of change of momentum. That is F is directly proportional to the dp upon dt. F is directly proportional to the dp upon dt. यहाँ पे p का मतलब मोमेंटम है, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम है, एंड dp by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे k, तो ये बनेगा F इक्वल्स टू k इंटू डी पी बाई डी टी। बट हमें अगर फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट हम कंसीडर करते हैं k कितना होगा, कांस्टेंट कितना होगा, 1 होगा, यानी कि फोर्स के लिए हमें एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज dp बाई dt। ये एक्चुअल में फोर्स का एक्सप्रेशन है जो न्यूटन ने बोला था। बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वी नो दैट p इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी, वेयर m इज द मास, v इज द, एंड हम अभी आगे कंसिडर करेंगे कि मास कभी चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। तो अगर अपन यहाँ पे dp बाई dt कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, d बाई dt कर रहे हैं, d बाई dt कर रहे हैं मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन है, m इंटू वी का, तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, u v का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट कौन है m इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब dv बाई dt, प्लस सेकंड कौन है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब dm बाई। बट अगर मास कांस्टेंट है तो उसका मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, एंड dv बाई dt मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इक्वल्स टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम डिराइव करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि F इक्वल्स टू क्या है, dp बाय dt। dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। बट मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी है, तो p2 बनेगा m इंटू v2, देन p1 बनेगा m इंटू v1, पुट करेंगे तो क्या होगा, mm कॉमन लेंगे ब्रैकेट में, v2 माइनस v1 अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब अगेन एक्सेलरेशन। तो हमें मिलता है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एज F इक्वल्स टू ma। ठीक है, मेथड कुठली काही फरक पडत नाही, बट फोर्स इज गिवन बाय मास इंटू एक्सेलरेशन या फिर dp बाय dt। F equals to dp by dt या फिर F equals to ma, this is force। तुम्ही सिंप्लिफिकेशन नाही लिहिलं तरी चालेल, डायरेक्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, F equals to dp by dt या फिर F equals to m into a। चलो, if velocity of the body is given by 2t I cap plus 4t square into j cap, if velocity of the body is given by 2t I cap plus 4t square j cap and mass of the body is 4 kg which is in motion, उसका मास कितना है 4 kg, then
calculate the force acting on the body at 2 seconds. 2 सेकंड पे बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन रीड करो पहले, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व करना एकदम इजी होता है। आपको बोला है कि एक बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है विथ वेलोसिटी 2t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप। ये वेलोसिटी है जिसका मास है 4 kg है, एंड उस बॉडी का 2 सेकंड लेटर 2 सेकंड बाद में फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रही है हमें कैलकुलेट करना है। तो पहली बात ये आती है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स चेंज होगा क्या? यस नो? क्यों? क्योंकि मास तो क्योंकि कांस्टेंट है, acceleration लेकिन change होगा। एक्सेलरेशन का जो फंक्शन हमें मिलने वाला है वेलोसिटी में t दिख रहा है। t का मतलब कौन है? वेरिएबल है, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। इसका मतलब ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट होगा, एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स भी टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए? एज यूजुअल क्या करते हैं हम? फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करना है। देखो 2 इंटू टी का डेरिवेटिव 2 इंटू आई कैप, 2t का डेरिवेटिव 2 इंटू आई कैप। कैसे आ गया? यहाँ पे देखो 2 इंटू टी है मतलब t रेस टू 1 है। हम डेरिवेटिव लेते हैं मतलब क्या करते हैं? पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेस टू 0 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 2। उसके बाद में 4t स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 8t इंटू जे कैप, ये एक्सेलरेशन आ गया। हमें बोला है t इक्वल्स टू 2 है, पुट करेंगे एक्सेलरेशन बनेगा 2i कैप प्लस 16j कैप। फिर बाद में फोर्स चाहिए, तो फोर्स कितना बनेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स बनेगा 8i कैप प्लस 24j कैप। दिस विल बी द expression for force acting on the body at 2 second in terms of rectangular components। and इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड? रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, 24 का स्क्वायर, वेरी गुड, 576 प्लस 64। सर ते 64 जे कॅप आहे ना, काय? ते आन्सर मध्ये 64 जे कॅप आहे, 24 जे कॅप नाही। एक मिनट 16 इंटू 4 64 है, बरोबर है, ये 8 नहीं है। तो क्या होगा? 64 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 64 का स्क्वायर क्या है? ऋतुजा काही पण सांगते का? 4176 प्लस 64 मतलब कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 64.1। क्या है? न्यूटन। कैसे आ गया 64.1? हे बघा 416 ये स्क्वेअर आहे किसका? आहे का पण? बरोबर आहे, एकदा क्रॉस चेक करा। 4 16 c 36 6 इंटू 4 24 का डबल 48, नहीं ये 48, तो ये 6, ये 9, ये 0, ये 4, 4096, तो 4096 प्लस 64 41 समथिंग, तो उसका रूट भी इसके अप्रोक्सीमेट आएगा, इसलिए 64.1 न्यूटन। ठीक है, ये बनेगा फोर्स आफ्टर 2 सेकंड। सेम फोर्स कैलकुलेट करना है आपको आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद। तो फिर से देखो ये स्टार्ट की स्टेप सेम रहेगी। जब हम t पुट करेंगे, अब 2 की जगह पे क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। करो कैलकुलेशन। जैसे आपने बोला ना वहां पे 16 आया, तो 2 की जगह फिर 4 आना चाहिए ना। 2 में t है नहीं बेटा, कि ये आई पर कैप, वहां ये आई तो कैप। 8 तो 8 में से तो हट गया ना टीवी। नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं। ये एक्सेलरेशन में 2 के साथ t है क्या? नहीं तो है। बलजबरी लिख दूं क्या वहां पे? अच्छा हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी। तो ठीक हो गया क्या बेटा? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, फिर किचन में आओ और वहाँ यहाँ पे डाउट पूछो, फिर वहां हाँ से सर। इतनी दूर से दिखता नहीं होगा ना ये t है। चलो सेम क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक्सेलरेशन कितना बनेगा? 2 इंटू आई कैप प्लस 8t है, 8 इंटू 3 24 जे कैप, तो फोर्स कितना बनेगा अब? 4 इंटू 2 8 आई कैप, 24 इंटू 4 96 जे कैप।
ये हो गया फोर्स. अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 स्क्वेअर. आता 96 आणि 8 एवढा मोठा असतो, डायरेक्ट याला काय करायचं 96.12 काहीतरी लिहून टाकायचं, न्यूटन. दॅट विल बी द आन्सर. ठीक आहे. नेक्स्ट, if momentum of the body is given by momentum of the body is given by 2t square I cap plus 3t cube j cap, 2t square I cap plus 3t cube j cap, then calculate the force acting on the body, calculate the force acting on the body at t equals to 4 seconds. मास ले लो ब्रैकेट में 1 kg. मासची गरजच नाही, कशाला मास विचारतो. टाइम कितना है? 3 सेकंड. 4 सेकंड. चैताली काही मनाने आठवतो तुला? टाइम 4 सेकंड है. 4. देखो अब यहाँ पे एम ए कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मोमेंटम दिया है तो हम क्या करेंगे, फोर्स के फॉर्मूला मतलब dp बाई dt को यूज करेंगे, है ना. फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मतलब dp बाय dt. dp बाई dt कर रहे हैं मतलब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. डिफरेंशिएशन का एक ही रूल, पावर से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. अनिकेत 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t इंटू आई कैप, देन 3t क्यूब का डेरिवेटिव 90 स्क्वायर जे कैप, हो गया फोर्स. अभी बस t की वैल्यू पुट करो, कितनी है t? 4. तो ये बनेगा 16 आई कैप प्लस 144 जे कैप. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ F वेक्टर. अब मॅग्निट्यूड चाहिए तो परत तेच 144.23 काहीतरी देऊन टाका. नेक्स्ट, आपको बोला है कि P along x है 4 sin 2 pi t, P along y है 3 sin 2 pi t, और आपको बोला है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, ठीक है ये भी 4 ले लो, एक मिनट, ये साइन है ये कॉस है, और आपको बोला है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स. P along x दिया है, P along y दिया है, और क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स. पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन समझ लो, सॉल्व करना एकदम इजी है. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स. फोर्स एंड मोमेंटम के बिटवीन एंगल कितना होगा. अब बेसिकली देखो, एंगल कैलकुलेट करना है बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, तो हमारे पूरे फिजिक्स में हमारे पास एक ही रिलेशन होता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट वाला या फिर स्केलर प्रोडक्ट वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा करते हैं. तो कॉस ऑफ थीटा क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी. दोन वेक्टर क्वांटिटी मधला अँगल काढायला सांगितला, ऑलवेज हम यही रिलेशन यूज करेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मोमेंटम एंड फोर्स के बिटवीन का एंगल कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम का एंड फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन फोर्स दिया ही नहीं. व्हेरी गुड. टाइम पण नहीं दिला, हो ना, तेच काय करावं मग आता. क्या करना पड़ेगा, पहले P वेक्टर इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा Px इंटू आई कैप प्लस Py इंटू जे कैप. असं का, हे ठरलंय आपलं, x के अलॉन्ग आहे तो आई कैप के साथ, y के अलॉन्ग आहे तो जे कैप के साथ. यानी मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, 4 साइन 2 पाई t प्लस, म्हणजे हे इंटू आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई t इंटू जे कैप. क्या हो गया, ये लीनियर
मोमेंटम। अभी इसके साथ हमें फोर्स रिक्वायर्ड है, तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, F इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो 4 एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो यहाँ पे बनेगा कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है 2 पाई टी, यानी हमें 2 पाई इंटू टी, इसका और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे t का 1 आता है, मतलब 1 इंटू 2 पाई मतलब क्या आएगा 2 पाई, तो ये आ गया 2 पाई। आगे सेम रिपीटेशन होगा 4 cos 2 पाई t को डिफरेंशिएट कर देता है, बट cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, इसलिए साइन माइनस लेना पड़ेगा। 4 cos थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा, मतलब साइन 2 पाई t इंटू 2 पाई एज इट इज रहेगा। यानी हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 मतलब 8 पाई cos ऑफ 2 पाई t, ये किसके साथ है आई कैप के साथ, माइनस 4 इंटू 2 म्हणजे 8 पाई साइन ऑफ 2 पाई t, ये किसके साथ है जे कैप के साथ। ये बन गया फोर्स वेक्टर। अभी हमें चाहिए एंगल, तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, मतलब एंगल के लिए फॉर्मूला बनेगा cos थीटा इक्वल्स टू, बोलो f वेक्टर डॉट p वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ f इंटू मॉड ऑफ p। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आठवतं का, हो बरोबर, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अभी आई कैप देखो यहाँ पे कौन है, तो ये बनेगा 4 साइन 2 पाई टी इंटू, यहाँ पे कौन है आई कैप के साथ 8 पाई कॉस ऑफ 2 पाई टी, प्लस था बट यहाँ पे एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। फिर से वही जे कैप के साथ कौन है यहाँ पे 4 cos 2 पाई टी इंटू 8 पाई साइन 2 पाई टी। काय होतं बघा, 8 पाई 4 साइन 2 पाई टी cos 2 पाई टी, 8 पाई 4 साइन 2 पाई टी cos 2 पाई टी, मतलब 0। अगर न्यूमरेटर ही 0 आ रहा है तो डिनोमिनेटर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है 0 होता है, यानी cos थीटा इक्वल्स टू आ गया 0 अपॉन cos थीटा 0 मतलब थीटा 90 डिग्री, क्योंकि क्या होता है cos 90 0 है, थीटा 90 है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों के बिटवीन एंगल फाइंड करते हैं। राइट डाउन, हे P कळालं क्या था, Px एंड Py दिया था, बट Px का मतलब होता क्या है along x एक्सिस, Py का मतलब होता है along, इसलिए हमने क्या किया आई कैप के साथ लिख दिया Px को, जे कैप के साथ लिख दिया Py को, एंड उनकी वैल्यू पुट करके ये P वेक्टर मिल गया। हमें एंगल मोमेंटम एंड फोर्स के बिटवीन चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया फोर्स को कैलकुलेट किया, कहां से मोमेंटम के ऊपर से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, dp बाई dt, इसका मतलब उसको डेरिवेटिव लिया हमने, डेरिवेटिव क्या आ गया यहाँ पे लिखा है देखो 4 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई टी इंटू 2 पाई माइनस 4 इंटू साइन 2 पाई टी इंटू 2 पाई। यहाँ तक क्लियर है, ये फोर्स वेक्टर आ गया। फिर से हमने इसको क्या किया, along x एक्सिस था इसलिए आई कैप के साथ, along y एक्सिस था इसलिए जे कैप के साथ लिख दिया। ये तो क्लियर है सबको, मोमेंटम एंड फोर्स आ गए। अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम, ऐसा करते ना अपन, जैसे कि ए वेक्टर अगर बोला है आपको ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप है, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू bx आई कैप प्लस by जे कैप है प्लस bz के कैप। तो अब बोलो a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे करते हैं हम, जो आई कैप के साथ में उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या आएगा ax इंटू बी एक्स प्लस तसंच जे कैप साठी क्या आएगा ay by प्लस az bz, हो गया। ये तो अपन तेज केलं। यहाँ पे देखो आई कैप के साथ में कौन है 4 साइन 2 पाई टी, हमने वही लिखा था 4 साइन 2 पाई टी इंटू फोर्स में आई कैप के साथ कौन है 8 पाई कॉस 2 पाई टी इंटू 8 पाई कॉस ऑफ 2 पाई टी, क्लियर। प्लस हम क्या करने वाले हैं, अगेन जे कैप के साथ में कौन है 4 कॉस 2 पाई टी इंटू ये 8 पाई साइन 2 पाई टी, बट ये माइनस था तो प्लस इंटू माइनस आता है माइनस, इसलिए हमने माइनस साइन लिया। देखो वहां पे 4 cos 2 पाई टी 4 cos 2 पाई टी, यहाँ पे 8 पाई साइन 2 पाई टी 8 पाई साइन 2 पाई टी।
तो sin 2 पाई टी cos 2 पाई टी cos 2 पाई टी sin 2 पाई टी कैंसल, मतलब 0. cos थीटा बना 0. cos थीटा 0 आहे मतलब बोथ आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. कळालं? आय नो थोडंसं काल भारी वाटलं होतं, आज जरा वेगळं वाटतं तुम्हाला, बट असं नसणार, आपल्याला सगळे लेवल कव्हर करावेच लागतील. कळालं ना? सोपं असलं तरी पण करायचंच आहे आणि खूप सोपं असलं तरी पण करायचंच आहे. ठीक, घ्या लिहून. चलो क्लियर. सेकंड लॉ क्या था न्यूटन का? व्हाट वाज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी F प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, यानी F इक्वल्स टू k इंटू dp बाय k का मतलब 1, मतलब F इक्वल्स टू dp बाय dt. सिंप्लीफाई करने के बाद F इक्वल्स टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन. वही बात है, बट हमने इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ी, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ी. वही फॉर्मूला है, नया कुछ भी नहीं है. कर रहा हो. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, स्टार मार्क करके लिखो. बॉडी will always accelerate, body will always accelerate in the direction of, body will always accelerate in the direction of net force acting on the body, net force acting on the body. ठीक है, बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला जो भी नेट फोर्स रहेगा उसी के डायरेक्शन में क्या होता है, बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है. ठीक है, यानी कि क्या है, देखो बोर्ड पे ध्यान दो कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है जिसका मास आपको बोला है कि 10 kg है एंड इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. एक फोर्स 200 न्यूटन है एंड दूसरा फोर्स जो है वो 150 न्यूटन एक्ट हो रहा है. और आपको बोला है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन. तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स बाय मास, ये फॉर्मूला होता है अगर एक फोर्स है तो. लेकिन फोर्सेस अगर मोर देन 1 है तो हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय मास करेंगे. अब यहाँ पे समीशन ऑफ फोर्स करते टाइम अगर ये 200 न्यूटन की डायरेक्शन अगर प्लस ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 150 की डायरेक्शन माइनस होगी, मतलब ये बनेगा 200 माइनस 150 अपॉन कितना बनेगा 10. तो 200 माइनस 150, 50 बाई 10, यानी एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा जहां पे 200 न्यूटन था. लेकिन अगर हमने सेम एग्जांपल में एज्यूम किया कि 150 की डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, तो ये क्या बनेगा, 150 माइनस अपॉन, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी यहां से क्लियर हो रहा है कि 150 की जो डायरेक्शन थी ये माइनस है, मतलब उसके डायरेक्शन में नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है. यानी एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नहीं नेट फोर्स. नेट फोर्स का मतलब समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, सब फोर्सेस की एडिशन करके. ठीक है, राइट डाउन. Next, if a body is acted upon by, if a body is acted upon by 5 forces as shown in the given diagram, as shown in the given diagram, then calculate the magnitude and direction of acceleration of the body. Calculate magnitude and direction of acceleration of the body. 50 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. डायरेक्शन असं नाही म्हणणार ना, इन द सेम डायरेक्शन ॲज दॅट ऑफ 500 अँड 500 न्यूटन. त्यांना आता नावं नाही दिले, नंतर नाव असतील त्यांना.
क्या हो रहा है देखो, नेट फोर्स चाहिए, तो कंडीशन क्या है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, बट इन जनरल हम फॉलो करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस की सिस्टम, जिसमें राइट की डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं, यानी इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो ये डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी कि क्या होगा देखो, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स है 500, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाले दो 500 के, मतलब कितना है 1000 है, डिवाइडेड बाय मास कितना है 10, ये क्या बन गया एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -y, मतलब -x के अलग, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, ये एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। Next, if a force of 2i cap minus 3j cap plus 2k cap acts on a body of mass 2 kg, body of mass 2 kg, then magnitude of acceleration of the body will be, magnitude of acceleration will be, देखो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, फॉर्मूला वही है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 4 4 8 प्लस 9 17, रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रूट 17 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 लेंगे तो 4/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन गया एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन? For every action there is equal and opposite reaction, but strictly action and reaction in terms of forces only. कळालं ना, कर्म विर्म तसं नाही. For every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. बट यहाँ पे थोडासा कन्फ्युजिंग होता है. आपल्याला असं वाटतं की आपण पहिले ॲक्शन घेतली कि मग त्याची रिएक्शन मिलते, ही न्यूटनचा लॉ सांगतोय. बट प्रैक्टिकली ये दोनों भी जो होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है. मतलब एक्शन की रिएक्शन मिल रही है, ऐसा नहीं है. एक्शन की रिएक्शन मिल रही है मतलब क्या होता है कि वो उसको टाइम लगेगा, है ना, ऐसे हमें लगता है. बट वैसी सिचुएशन नहीं होती है. जब फोर्स एक्ट हो रहा है तो बॉडी क्या करती है, इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन एक्सर्ट करती है एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करायचं, ठीक है ना. नहीं तो नॉर्मली एक्शन रिएक्शन हमें क्या लगता है कि बॉडी की एक्शन कंप्लीट हो गई और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अब बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट होगी. असं नाही येते. त्यामुळे म्हटलंय काय म्हटलंय लास्टला, स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस ओनली. ठीक है, मतलब क्या होगा इन जनरल एक्शन रिएक्शन. जसं आपण चालतो, कसं चालतो आपण, असंच चालतो आहे ना. चालताना काय होतं, कधी ऑब्जर्व केलंय का, चालताना आपले जे पाय असतात ऐसे अगर हॉरिझॉन्टल रखेंगे, असाच उचलून हॉरिझॉन्टल ठेवला, चालता येईल का आपल्याला, नहीं चालता येणार. वेरी गुड. आपल्याला काय करावं लागतं, चलते टाइम ऐसा पैर है ऐसे रखना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम आगे मोशन परफॉर्म कर सकते हैं. मतलब जब इस पोजीशन में पैर आता है तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. एंड फोर्स एक्सर्ट करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, हमें रिएक्शन मिलती है, नॉर्मल रिएक्शन मिलती है जो पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. उसकी वजह से हम चलते हैं. ठीक है ना. जैसे स्विमिंग करते टाइम क्या होता है, आपल्याला वाटतं कि स्विमिंग कर रहे हैं मतलब हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा ही नहीं सकते जब तक पानी हमें पुश नहीं करेगा तब तक. समझ में आ रहा है ना. लेकिन पानी पुश कब करेगा, जब हम उसको पुश करेंगे तब. मतलब हम एक्शन लेंगे, पानी को पीछे ढकेलेंगे तो पानी रिएक्शन देगा और हमें आगे लेके जाएगा. ठीक है, ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया एनएलएम का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का. कल के लेक्चर से जो है एक्चुअल टॉपिक का जो डिस्कशन है वो शुरू होगा. ठीक है, उससे पहले ये थ्योरेटिकल बात है, कुछ एग्जांपल कल एंड आज हमने डिस्कस किए थे, इनको एक बार देख के आओ. एंड साइमल्टेनियसली होमवर्क है, सॉल्व एग्जांपल 10 तक, टिल सॉल्व एग्जांपल 10 आपको एग्जांपल्स कंप्लीट करके आने. ठीक है ना. कल का डिस्कशन 10 नंबर का एग्जांपल ऑनवर्ड रहेगा.
तो ये 10 नंबर तक का जो वर्क है कंप्लीट करो, रिमेनिंग पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। जिनकी टेस्ट बाकी है टेस्ट कंप्लीट करो। थैंक यू। Recording